अब पढ़ेंगे हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सैरामिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सैरामिक्स? तो रीजन फॉर थर्मल बिहेवियर क्या क्या होता है इसके अंदर? तो होता है स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग की वजह से मोस्ट सैरामिक मटेरियल लो थर्मल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन के बारे में, कि जो सैरामिक्स होते हैं ये गुड थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं। रीजन क्या होता है इनके इंसुलेटर्स होने का? हीट फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए थर्मल के अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं हीट रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो सैरामिक्स होती हैं ये हाई हीट रेजिस्टेंस रखते हैं, इसलिए रिफ्रैक्टरीज के रूप में सैरामिक्स का यूज़ लिया जाता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टरीज के बारे में कि रिफ्रैक्टरीज क्या होती है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो हॉट एनवायरनमेंट को रजिस्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के टाइप के, जैसे किस टाइप का एनवायरनमेंट? जैसे लिक्विड और गैसियस। इनका यूजेज होता है सैरामिक्स या रिफ्रैक्टरी सैरामिक्स का मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सैरामिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर या ग्लास इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका यूज होता है। अब बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट सैरामिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट सैरामिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्योर सैरामिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये? प्योर सैरामिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल से आप समझे तो होते हैं इनके एग्जाम्पल Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO2। यूज कहाँ होता है इनका? इंडस्ट्रियल ऑक्साइड या इंडस्ट्रियल रेफ्रैक्टिव मटेरियल्स के अंदर। किसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट सैरामिक कंपाउंड्स का। इनकी लिमिटेशंस होती है कि ये मटेरियल एक्सपेंसिव होते हैं और शेप फॉर्म में करना इनको डिफ़िकल्ट होता है। इंडस्ट्रियल रिफ्रैक्टरीज जो होता है यूजुअली प्योर कंपाउंड से नहीं बनते, ये मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैरामिक कंपाउंड से बनते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैरामिक्स। सैरामिक की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये सैरामिक की हाई डायो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं और इसका जो एडवांटेज वो क्या होता है, इस वजह से इंसुलेशन के लिए यूज हो सकते हैं। इनके एप्लीकेशंस होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रोनेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स। किसके? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती हैं? ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट थिकनेस होती हैं जिससे मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाए। तो सैरामिक्स की बात करते हैं कि ये वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। कौन से? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में। तो सैरामिक डाइलेक्ट्रिक लॉस वैल्यू वेरी लो होती है। जो सैरामिक्स की जो डाइलेक्ट्रिक लॉस वैल्यू होती है ना डाइलेक्ट्रिक, वो बहुत कम होती है। लो डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से इंसुलेशन पर्पज़ के लिए सैरामिक हाईली सूटेबल होते हैं। अब बात करते हैं ग्लासेस के बारे में। तो ग्लास क्या होते हैं? इनकी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं कि एक सैरामिक मटेरियल होता है ग्लास, जिसके कंपोजिशन होता है ये मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस जिसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट सिलिका होता है और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? लिक्विड स्टेट से सॉलिडिफाई होते हैं बिना क्रिस्टलाइजेशन के। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास के स्ट्रक्चर के बारे में कि ग्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये नेचर एटमॉस्फेरिक सबस्टेंस होता है। क्या होता है ये एक अमॉर्फस सबस्टेंस होता है, एटमॉस्फेरिक नहीं, एमॉर्फस सबस्टेंस होता है जिसका टाइप होता है वर्चुअस सिलिका। किस टाइप का सिलिका होता है ये? वर्चुअस सिलिका। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को अगर समझे हम ग्लास की को, तो इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं, SiO4 की पावर -4 यूनिट होता है और जिनका अरेंजमेंट होता है ना वो रैंडम अरेंजमेंट होता है सिलिका ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रेट का। अब बात करते हैं प्योर सिलिका ग्लास के बारे में कि प्योर सिलिका ग्लास क्या होता है। इसका एडवांटेज होता है ये मैनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके एडवांटेज, पर प्रॉब्लम क्या होती है इसकी?
हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिफ़िकल्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी एक्सपेंसिव होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, और हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि मॉडिफाइंग आयन ऐड किए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये क्या है, मॉडिफाइंग आयन से जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ मॉडिफाइंग आयन के बारे में। तो ये SiO2 बॉन्ड को लूज रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लास की बात करें तो सिलिका जो होती हैं ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सिलिका, ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट में मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं और मोल्टन ग्लास में विस्कोसिटी इम्पार्ट करता है। जो सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं ना, ये मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करते हैं और मोल्टन ग्लास में विस्कोसिटी इम्पार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ स्लाइम के बारे में। जी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास की बात चल रही है, ग्लास के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, जिसमें से पहली बात हमने की थी सिलिका की, दूसरी बात हमने की थी लाइम की, ठीक है। उसके बाद में आगे हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ग्लास के, कि ग्लास के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं। तो इससे पहले फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास पढ़ लेते हैं। तो जो लाइम होती है ना, वो ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है ग्लास के अंदर। उसके बाद आता है लाइम के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये ग्लास का कलर करेक्ट करता है, ठीक है, और ये कलरिंग सब्सटेंस कलर प्रोवाइड करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ द, क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास के बारे में। तो ग्लास का क्लासिफिकेशन कौन सा होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो होते हैं, पहला आता है सोडा लाइम ग्लास। कौन सा आता है, सोडा लाइम ग्लासेस। तो सोडा लाइम ग्लासेस के कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं हम कि इनके कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं सैंड, लाइम और सोडा। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सैंड, लाइम और सोडा। तीन कॉम्पोजिशंस होते हैं इसके, सैंड, लाइम और सोडा। सैंड, लाइम और सोडा, जिसको क्या बोला जाता है, सिस, SIS, सैंड, लाइम, सोडा। इनके परसेंटेज होते हैं, जो लाइम और जो सोडा होता है, ये जो लाइम और सोडा होता है इनकी क्वांटिटी सेम होती है। कितनी कितनी होती है, 12.5% दोनों की। और ये जो सैंड होती हैं इसकी होती हैं 75%, ठीक है, सैंड की 75%। ये सोडा लाइम के, जिसे क्राउन ग्लास भी बोला जाता है। कौन सा ग्लास बोला जाता है, क्राउन ग्लास। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी क्या होती है इसकी, क्वालिटी चीपेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है। किस तरीके का ग्लास होता है, चीपेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है, चीपेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है। फिर इसके यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यूज़ कहाँ होता है इसका, इसका जो यूज़ होता है विंडोज़ के अंदर और कंटेनर ग्लास के अंदर। कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है विंडोज़ के अंदर और कंटेनर ग्लासेस के अंदर। सोडा लाइम ग्लास का यूज होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्लास आता है आपके सामने, वो कौन सा ग्लास आता है, ये आता है फेंट ग्लास, ठीक है। कौन सा ग्लास आता है, जो नेक्स्ट आता है आपका फेंट ग्लास। पहला कौन सा आ गया था, सोडा लाइम ग्लास, ठीक है, पहला सोडा लाइम ग्लास, दूसरा फेंट ग्लास। अब पढ़ते हैं इनके कंपोजिशंस के बारे में, फेंट ग्लास के कंपोजिशन के बारे में, कि फेंट ग्लास के कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। तो फेंट ग्लास के अंदर जो आ गया कि ये सिलिका के साथ, हाँ हाँ, एक सेकेंड,
फिर मेरे पास ग्लास ही होना चाहिए यार। ओ भगवान जी वो तो बैठ रखना उसमें स्टील का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिलिका के साथ लेड ऑक्साइड्स होते हैं। लेड ऑक्साइड के बेरिंग प्रोपोजिशंस होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हाई ब्रिलियंस होती हैं और हाई पॉलिश्ड होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पायरेक्स हीट रेजिस्टेंस ग्लास के बारे में, जिसके कंपोजिशंस होते हैं 80% सिलिका होता है और 14% बोरोन होता है। क्या होता है, 80% सिलिका होता है और 14% बोरोन होता है। किसके अंदर, पायरेक्स के अंदर, पायरेक्स या हीट रेजिस्टेंस ग्लास के अंदर। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो कितना कंपोजिशन होता है इसके अंदर, इसका जो कंपोजिशन होता है सिलिका और बोरोन ऑक्साइड्स होता है। और इनके जो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इनका यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स में और लेबोरेटरी वेयर्स के अंदर। किसका, पायरेक्स का, जिसमें ये कंपोजिशन होता है सिलिका और बोरोन। कुकिंग जो होती है यूटेंसिल्स होती हैं और लेबोरेटरी वेयर्स की यूज होती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास के बारे में। ठीक है, तो ग्लास की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास क्या क्या होती हैं। तो पहला होता है कि नो डेफिनेट सिलिकेट स्ट्रक्चर ग्लास का, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टीज होती है, लाइट को ऑब्जर्व या रिफ्रैक्ट और ट्रांसमिट करता है, हाई टेम्परेचर पर एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है, एक्सट्रीमली ब्रिटल और हार्ड होता है, एयर और वाटर अनअफेक्टेड होता है, हाई पॉलिश ले सकता है, डिफरेंट कलर में प्रोड्यूस हो सकता है, केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, टेंशन में वीक होता है, थर्मल शॉक के बिना क्रैकिंग भी विदस्टैंड करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इसका, है ना। लाइट ऑब्जर्व या रिफ्रैक्ट और ट्रांसमिट करता है, हाई टेम्परेचर पर एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है, एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है, एयर और वाटर से अनफेक्ट होता है, हाई पॉलिश ले सकता है, डिफरेंट कलर में प्रोड्यूस हो सकता है, केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, टेंशन में ये वीक होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्लास के बारे में कि ग्लास के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, ग्लास के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो जो फाइबर ग्लासेस रिनफोर्स फाइबर जो ग्लासेस होते हैं ये रिनफोर्स प्लास्टिक के होते हैं, जैसे फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये होता है फाइबर ग्लास रिनफोर्स प्लास्टिक। कहाँ कहाँ यूज होता है, फर्नीचर में, बाथरूम फिटिंग में और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। ऑप्टिक ग्लासेस जो होते हैं वो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और बैक्टीरियोलॉजिकल डिवाइसों के अंदर यूज होते हैं। और जो ग्लास लाइनिंग्स होती हैं वो बाल्ब्स, पाइप्स और पंप्स में कोरोजिव रेजिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। गाइडेड मिसाइल के कई पार्ट ग्लास के बने होते हैं। जो डीप ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं उनमें नोज पार्ट्स भी ग्लास के बने होते हैं। एंड एलिवेटर्स, केबिन्स जो होती हैं उनमें भी ग्लास के बने होते हैं। बिल्डिंग विंडोज़, कलर चेंजिंग ग्लासेस दिन में सोलर एनर्जी स्टोर करते हैं और रात में लाइट देते हैं, जो बिल्डिंग ग्लासेज होते हैं। नेक्स्ट आता है पीजो इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स कि पीजो इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स क्या होते हैं। इसके जो बेसिक फिनोमिना होता है, कुछ सेरेमिक्स मटेरियल्स पीजोमेट्रिकली अनयूजुअल फिनोमिना शो करते हैं। क्या करते हैं, पीजोमेट्रिकली अनयूजुअल इलेक्ट्रिसिटी का पीजो इलेक्ट्रिक का अनयूजुअल फिनोमिना शो करता है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलाइनमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉमन डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब सेरेमिक क्रिस्टल पर मैकेनिकल स्ट्रेन इम्पोज की जाती है, कब की जाती है, ये सेरेमिक क्रिस्टल पर मैकेनिक स्ट्रेन इम्पोज की जाती है, जिसका रिजल्ट निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लूइड उससे जनरेट होती हैं। अब बात करते हैं इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जब क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज की जाती है तो जिसका रिजल्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस
होती हैं। अब बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड अर्लियर एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें होती है सोनार, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। क्या होती है? अंडर वाटर डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। जिसकी बात करें तो प्रेजेंट एप्लीकेशन में ऑटोमोटिव सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर एंड मेडिकल सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कॉमन पीजोइलेक्ट्रिक सेरेमिक मटेरियल्स, जिनका वेरियम टाइटेनेट्स क्या होते हैं? BaTiO3, ठीक है। और लेड टाइटेनेट जो होता है क्या होता है उसके अंदर? PbTiO3। और लेड जर्कोनेट के अंदर क्या होता है? PbZrTiO3 होता है। नेक्स्ट चलते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट मिक्सिंग विद वाटर होता है। जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो जिसका रिजल्ट निकलता है वो निकलता है इनऑर्गेनिक सीमेंट पेस्ट फॉर्म करता है। जो शेप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सीमेंट शेप किसी भी डिज़ायर शेप के अंदर मोल्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं सीमेंट की सेटलिंग और हार्डनिंग के बारे में। तो सीमेंट का सेटिंग या हार्डनिंग टाइम केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जो सीमेंट का रिएक्शन इन्वॉल्व करती है उसे सीमेंट पार्टिकल जैसे टेम्परेचर सेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर पर होता है। अब बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट होता है जो रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन वाटर के साथ सीमेंट का रिएक्शन को हाइड्रेशन कहते हैं, जिसका रिजल्ट होता है सीमेंट का सेटलिंग होता है और हार्डनिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन क्या होती है? कार्बन जगह जो बेसिक नेचर होता है ना कार्बन का, वो एक एलिमेंट है जो एग्जिस्टेंस डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में होता है और अमॉर्फस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जो कार्बन होता है ना, इसका जो कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एग्जिस्टेंस होता है डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में होता है, पर अमॉर्फस स्टेट में भी इसका भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन इश्यूज़ के बारे में। जो कार्बन होते हैं किसी एक ट्रेडिशनल ग्रुप जैसे मेटल, सेरेमिक्स या पॉलीमर्स, इन तीनों से मिलके बने होते हैं। कार्बन किससे? मेटल, सेरेमिक या पॉलीमर्स से। प्रॉपरली फिट नहीं होते हैं मटेरियल क्लासिफिकेशन स्कीम्स में। रीजन फॉर द डिस्कशन इन सेरेमिक्स क्या होता है? इस चैप्टर में कार्बन को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट, डायमंड और अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जिसके अंदर होते हैं, कौन कौन से? ग्राफिक, डायमंड एंड अदर पॉलीमॉर्फिक सीमेंट होते हैं। डायमंड रिलेशन की बात करें तो डायमंड एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंडेड के स्ट्रक्चर जैसा होता है। जिसके समरी पॉइंट की बात करें तो कार्बन मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसलिए सेरेमिक का कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसलिए इसको सेरेमिक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी डायमंड की मेटास्टेबल कार्बन पॉलीमॉर्फस होता है, जिसकी कंडीशन रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें अगर डायमंड के बारे में, तो स्ट्रक्चर टाइप जैसे जिंक ब्लेंड का वेरिएंट होता है। जिंक ब्लेंड का कार्बन एटम पोजीशन Zn और S के दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। बॉन्डिंग की बात करें तो हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं। बॉन्ड्स टोटली कोवलेंट्स होते हैं डायमंड्स के अंदर। जो क्रिस्टल नेम होता है वो होता है डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, DCCS। इसके सिमिलर स्ट्रक्चर ग्रुप में बात करें तो 4th A एलिमेंट्स जो होते हैं वो जर्मेनियम, सिलिकॉन या ग्रेटिन होती हैं, जो बिलो 13 डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं। कौन कौन से? GSG, जर्मेनियम, सिलिकॉन और ग्रे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्सट्रीमली हार्ड या हार्डेस्ट नॉन मटेरियल होते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिसका रीज़न होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो अनयूजुअल हाई होती है और ऑप्टिकल नेचर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन के अंदर होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो हाई वैल्यू होती हैं, जिसका यूज होता है लार्ज सिंगल क्रिस्टल के जेम्स स्टोन के रूप में
यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज किसका, इसका सॉफ्टनर मटेरियल ग्राइंड करने के लिए या कट करने के लिए यूज होता है। डायमंड का, सिंथेटिक डायमंड्स की बात करें तो डायमंड मिड 1950 से डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, टेक्निक्स इसकी जो ग्रेजुअली रिफाइन हुई हैं प्रेजेंट सिचुएशन में इंडस्ट्रियल क्वालिटी डायमंड लार्ज प्रोपोर्शन मैन मेड है। कुछ जेम्स क्वालिटी डायमंड भी सिंथेटिक होती हैं। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। इसकी जो बेसिक आइडेंटिटी होती है ग्रेफाइट की, तो वो होती है कार्बन के एक और अमॉर्फस है, कार्बन का एक और पॉलीमॉर्फस है। ठीक है, इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड से डिस्टिंक्टली डिफरेंट होता है। इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा, ग्रेफाइट डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ग्रेफाइट का एटॉमिक अरेंजमेंट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट में लेयर बना होता है। ठीक है, विद इन ईच लेयर हर कार्बन एटम पर 3 कोप्लानर नेबरिंग एटम भी बॉन्डेड होते हैं और जो बॉन्ड का टाइप होता है वो कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट्स में फोर्थ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वीक वंडरवाल टाइप बॉन्ड्स की लेयर के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्लानर बॉन्डिंग इफेक्ट कि ग्रेफाइट के अंदर इंटरप्लानर ग्रेफाइट्स क्या होता है। लेयर के बीच में बॉन्ड वीक होता है, जो लेयर होती है उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड वीक होता है, जिससे इंटरप्लानर क्लीवेज इजी हो जाते हैं और एक्सीलेंट लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टी डेवलप होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो रिलेटिवली हाई होती हैं। क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस जो हेक्सागोनल शीट के पैरेलल होती हैं। ठीक है, अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो ये हाई स्ट्रेंथ, गुड केमिकल स्टेबिलिटी, एलिवेटेड टेम्परेचर पर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक, हाई एडजॉर्प्शन ऑफ द ग्लास एंड गुड मैकेनिबिलिटी इसकी होती है। अब बात करते हैं यूज इलेक्ट्रिकल थर्मल्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल और थर्मल के बारे में। अगर हम ग्रेफाइट की हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर होती हैं और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आर्क वेल्डिंग के लिए या बैटरीज के अंदर यूज होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जिनको कॉन्टैक्ट्स, बुसेज या रजिस्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट्स, बुसेज और रजिस्टर्स जिनका। अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट्स का यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज होता है मेट्रोलॉजिकल हाई टेम्परेचर के लिए, मेट्रोलॉजिकल क्रूसिबल्स के लिए या कास्टिंग मोल्ड्स के लिए जैसे मेटल, अलॉय और सेरेमिक्स के लिए यूज होता है। हाई टेम्परेचर रेफ्रेक्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज होता है। और यूज समझे तो केमिकल और एरोस्पेस के अंदर भी इसका यूज होता है। केमिकल रिएक्टर वेसल्स के अंदर, रॉकेट नोजल्स के अंदर और एयर प्योरीफिकेशन डिवाइसेस के अंदर। समरी पॉइंट की बात करें तो ग्रेफाइट और लेयर्ड स्ट्रक्चर से ये बना हुआ होता है। वीक इंटरलेयर बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से लुब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर एप्लीयंस में एक्सटेंसिवली यूज होता है। अभी तो ग्रेफाइट पढ़ा ही था, ये दोबारा ग्रेफाइट कहाँ से होती है। अभी पढ़ाई है। अब बात करते हैं फुलरीन के बारे में। इसकी डिस्कवरी और आइडेंटिटी की बात करें तो कार्बन का एक और पॉलीमॉर्फिक है। 1985 में फुलरीन का डिस्कवर हुआ। एग्जिस्टेंस की बात करें तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसी फॉर्म में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर। अब मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर समझे तो शेप जो होता है इसका, ये हेलो स्पेरिकल क्लस्टर होता है जिसमें टोटल एटम 60 कार्बन एटम होते हैं। फुलरीन के अंदर कितने होते हैं, 60। और मॉलिक्यूल्स नेम जो होता है वो होता है C60। अब बात करते हैं एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में। तो कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन समझे तो ये भी हेक्सागोनल होते हैं। 6 कार्बन एटम्स का रिंग होता है और पेंटागोन भी होते हैं जिसमें 5 एटम
एटम्स रिंग्स होती हैं। टोटल जो फेसेज होते हैं इसमें हेक्सागोनल के अंदर 20 होते हैं और पेंटागोनल के अंदर 12 होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशन के बारे में। तो कोई भी दो पेंटागोनल कॉमन साइड शेयर कर सकता है। सिमेट्री की बात करें तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर सरफेस सिमेट्री शो करती हैं, जिससे सिक्योर बॉल जैसी लगती है। नेमिंग की बात करें तो मटेरियल कंपोज्ड ऑफ C16 मॉलिक्यूलर या बक मिनिस्टर फुलरेंस होता है। इसका नेम दिया गया था आर बक मिनिस्टर फुलर के ऑनर में। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड और जो ग्रेफाइट होता है नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जिनसे कार्बन एटम्स प्योर सॉलिड में ये प्राइमरी बॉन्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं बकमिंस्टर फर्नेस के बारे में। कार्बन एटम बॉन्ड करते हैं और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, कौन से मॉलिक्यूल बनाने के लिए? स्फेरिकल। सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्टेट में C60 यूनिट होता है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। पैकिंग की बात करते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC एरे के अंदर होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में। एज ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग होता है और इम्प्योरिटी एडिशन के साथ हाईली कंडक्टिव और सेमी कंडक्टिव होते हैं भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी समरी इनसाइड बात कर लेते हैं कि समरी कहते हैं फुलरीन जो होता है मॉलिक्यूल कार्बन सॉलिड होता है। स्पेरिकली C60 स्ट्रक्चर यूज होता है। FCC पैकिंग होती है। प्रॉपर्टी जो होती है इंसुलेटिंग या कंडक्टिव सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटी इसके अंदर एडिशन होती हैं। ठीक है, तो आपका ये सेरेमिक्स का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर।